नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल बीएससी प्रो क्लासेज में। और कल की हमने छुट्टी कर दी थी और इसके लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि कल थोड़ा सा क्या है कि वैक्सीन लगाने के कारण हाथ में दर्द था और थोड़ा बुखार भी था। तो आज भी थोड़ी सी हालत इतनी सही नहीं है, लेकिन फिर भी आज आपके लिए क्लास हमने लगा दी है। और आज 6 अगस्त हो चुकी है, 6 अगस्त 2021। पेपर नंबर सेकंड अपन पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, और यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं अपन एनालिटिक फंक्शन, विश्लेषक फलन। लेक्चर नंबर अपना कौन सा है? 9। ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जो केमिस्ट्री की जो क्लास है आज भी नहीं लगेगी आपकी। ठीक है। और थोड़ा सा मैं बताया अभी आपको वैक्सीनेशन के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम है सर को। तो आज अपन क्या करेंगे कि जो मैथ की क्लास है वो थोड़ा सा अपन लंबा खींच देंगे इसको। ठीक है। मतलब 1 घंटे पहले नहीं पहुंचती थी, लेकिन आज 1 घंटे से ज़्यादा अपन पहुंचा देंगे इसको। 1 घंटा 5 मिनट 10 मिनट तक पहुंचा देंगे इसको। ठीक है। यानी कि आज की क्लास है मैथ की, वो थोड़ी सी आपकी लंबी हो जाएगी। तो आज की क्लास में मैं आपको एक छोटा सा मैसेज और देना चाहूँगा कि जितने भी बच्चे हमारे साथ में कनेक्ट हुए हैं अभी तक, जो जिन्होंने फ़ीस जमा करा के अब मैथ की क्लास ले रहे हैं, सबसे पहले तो वो बताएं कि उनको मज़ा आ रहा है या नहीं। मतलब जो मैं फैसिलिटी आपको देना चाहूँगा, ठीक है, जैसे नोट्स के माध्यम से और यहाँ पे ऑडियो वीडियो, ठीक है, जो भी आपको कहीं पे दिक्कत आ रही है या बिल्कुल सही है और समझाने में कहीं पे दिक्कत है, तो वो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो पर्सनली व्हाट्सएप पे कि सर ये प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा सा आप सही कर सकते हो। बाकी अगर नहीं हो पाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हो पाएगा तो हम ज़रूर करेंगे उसको। और उसके अलावा एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन और छोटी सी बात बताना चाहूँगा सभी विद्यार्थियों को कि जितने विद्यार्थी हैं हमारे साथ में जो सेकेंड ईयर में हैं अभी, ठीक है, अभी प्रमोट हुए हैं थर्ड ईयर के अंतर्गत, उन सभी से मैं कहना चाहूँगा कि कई विद्यार्थी अभी भी लगे हुए हैं। हालांकि जिन विद्यार्थियों ने हमारे साथ में कोर्स परचेज कर लिया है, अब वो तो आराम से स्टडी कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है कि कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो सेकेंड ईयर की प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं, जारी रख रहे हैं। मतलब उन्होंने थर्ड ईयर को तो अभी देखा ही नहीं है और सेकेंड ईयर की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं शानदार तरीके से। तो ये काम आपका है उनको बताने का, क्योंकि मैं एक छोटी सी मैं आपको बात यहाँ पे बता देता हूँ। देखो कि जैसे मान लीजिए अभी आप सेकेंड ईयर की तैयारी कर रहे हो, आपका कोई दोस्त है या फिर आप खुद भी सेकेंड ईयर की तैयारी कर रहे हो, तो भैया उसको थोड़ा सा क्या कर दो आप, अब कम करना पड़ेगा उसको, आपको कम करना पड़ेगा, यानी कि बिल्कुल हटाना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा कम? क्योंकि अभी है अपने भारत में कोविड-19 देखते हुए थर्ड लहर का जो आना है वो तय है और वो आएगी। ठीक है। विदेशों में आ चुकी है तो भारत में तो डेफिनेटली आएगी, इसका तो आपको पक्का पता है। ठीक है। अब सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम है, इसके बारे में बोला जा रहा है कि ये होगी या नहीं होगी, तो अभी है ना इसके बारे में कोई पता नहीं है। लगभग 3 से 4 महीने की समथिंग, ये मानो 3 महीने तो आप लेके चलो कि 3 से 4 महीने तक इस एग्ज़ाम का कोई अता पता नहीं है कि एग्ज़ाम आपकी होगी या नहीं होगी। और अगर स्थिति थोड़ी सी लॉकडाउन लग गया, स्थिति ख़राब हो गई, तो एग्ज़ाम हमारी कैंसिल भी हो सकती है। अब यहाँ पे जो सेकेंड ईयर की आप तैयारी कर रहे हैं, जो थर्ड ईयर में आ चुके हैं, उन बच्चों के लिए थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होगा। प्रॉफिट कैसे नहीं होगा? प्रॉफिट इसलिए नहीं होगा क्योंकि उन्होंने क्या करा कि जो 3 से 4 महीने हैं, इसका मतलब समझो आप, 3 से 4 महीने का मतलब है कि आपके आराम से अक्टूबर नवंबर तक आप पहुँच चुके हो और अभी तक आपने थर्ड ईयर को खोल के भी नहीं देखा है। यानी कि आपको पता ही नहीं है कि क्या सिलेबस है और क्या अपन चैप्टर पढ़ेंगे, क्या करेंगे, मतलब कुछ भी आपको कोई पता नहीं है। लेकिन हमारे साथ में जो अब जुड़ चुका है उसका तो ये मान लीजिए यहाँ तक पहुँचने तक 3 से 4 महीने के अंदर तो अपने 2 पेपर कंप्लीट होने को आ जाएंगे। यानी कि 2 पेपर अपने कंप्लीट हो जाएंगे 3 से 4 महीने के अंतर्गत। ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में अब अपन कितने आगे होंगे उनसे, तो ये आपका काम है, आपको उनको बताना है कि सेकेंड ईयर की प्रिपरेशन कम कर दो। बाई चांस अगर एग्ज़ाम हो जाती है तो अपन मना थोड़ी कर रहे हैं, हम आपकी प्रिपरेशन करवाएंगे। ठीक है। और हमें कम से कम एग्ज़ाम से 1 महीने पहले पता चल जाएगा, 1 महीने कि आपकी एग्ज़ाम होगी, और आप 1 महीने में आराम से तैयारी कर सकते हो बिल्कुल सही ढंग से। और इस बार सिलेबस आएगा ना, वो ये मान लीजिए कि
40 या 50%, 50% तो 60% पहले था, लेकिन अब 50% या 40% ही अपना सिलेबस आएगा, बहुत ही कम आएगा। और इतना सिलेबस तो हमने मान लीजिए अपने चैनल पर पिछले साल करवा दिया था। 50% तो हमने फिजिक्स में और मैथ में करवा दिया था। केमिस्ट्री हालांकि पिछले साल नहीं पढ़ाई थी, लेकिन हमने 50% से ज़्यादा सिलेबस करवा दिया था वहाँ पे। ठीक है, तो अब मेरा कहना यही है सभी से, जितने बच्चे अपने साथ जुड़े हुए हैं, कि आपके दोस्तों को यहाँ पे आपका समझाने का काम है, आपका है। ठीक है, और आप भी अगर पढ़ रहे हो सेकेंड ईयर, थोड़ा सा कम कर दो, छोड़ दो, थर्ड ईयर पे फोकस करो। क्योंकि थर्ड ईयर अगर आपने नहीं पढ़ी और आप बीच में, जब आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आप जगोगे, तो फिर आपके साथ में बहुत बुरा होने वाला है, यह आप सोच भी नहीं सकते हो। क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है थर्ड ईयर का भी, और अगर आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जाके थोड़ा जगते हो और आप फिर सिलेबस को कवर करना चाहोगे, तो फिर वो इतना आसान सिलेबस कवर करना नहीं होगा। और अभी से अगर आप कवर करते चलोगे तो फिर आप आराम से कवर कर सकते हो, लेकिन बाद में कवर करोगे तो फिर आपका काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, तो एक छोटा सा मैसेज है आप सभी विद्यार्थियों के लिए, आपको देना है आपके दोस्तों को, सभी को, और बताना है, और अपने चैनल से उनको जोड़ना है। ठीक है, उनको बताना है कि वास्तव में हाँ, कि अपन को थर्ड ईयर पढ़ने ही चाहिए, और कहाँ से पढ़ें वो कोई मैटर नहीं करता। यहाँ से अगर आपको अच्छा लगता है तो यहाँ से पढ़े, लेकिन आपको सभी बच्चों को बताना है और जागरूक करना है। ठीक है, अब इतनी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। अब चलते हैं अपन टॉपिक पर। आज का जो टॉपिक है अपना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में लेक्चर नंबर 8 तक आपने क्या क्या पढ़ लिया है, पहले तो आप मुझे बताएंगे सभी बच्चे। लेक्चर नंबर 8 तक हमने सर बहुत कुछ पढ़ लिया है। यानी कि हमने सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को जाना, उसके बाद में हमने यूनिट नंबर फर्स्ट में घुसे और हमने विश्लेषक फलन एनालिटिक फंक्शन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करी। हमने कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले के बारे में बात करी। फिर उसके बाद में हमने अवकलनीयता डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बात करी। वहाँ पे हमने 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे, एक थ्योरम भी करी हमने वहाँ पे। उसके बाद में हमने क्या करा, उसके बाद में कल हमने लेक्चर नंबर 8 के अंतर्गत कोशी रीमान इक्वेशन हमने फाइंड करी। ठीक है, और कोशी रीमान इक्वेशन फाइंड करी और एक थ्योरम हमने वहाँ पे प्रूव करी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे क्या करो, आप एक छोटा सा नोट लिखो, उसके बाद में अपन थ्योरम करेंगे। और आज की क्लास है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है और वेरी वेरी शानदार मज़ेदार होने वाली क्लास। तो यहाँ पे आप नोट लिखो, पहले तो एक छोटा सा नोट लिखोगे आप। इस नोट के अंतर्गत मैं बताता हूँ आपको क्या करना है भाई। इस छोटे से नोट में क्या करना है आपको, देखो ध्यान से। पिछली क्लास में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, पिछली क्लास में डिस्कस क्या किया था, देखो कि हमारे पास में एक फलन है, फंक्शन है एफ जेड, एक फंक्शन है, फलन है एफ जेड, और वो क्या है, यू एक्स कोमा वाई है हमारे पास में, प्लस में आयोटा वी एक्स कोमा वाई है। अब ये अपन ने वहाँ पे देखा, और वहाँ पे हमने क्या देखा था कि यदि ये हमारे पास में कैसा है, विश्लेषक है, एनालिटिक है। ध्यान सुनना, अगर ये फंक्शन हमारे पास में जो एफ जेड है, ये हमारे पास में कैसा है, विश्लेषक है, विश्लेषक है, एनालिटिक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, एनालिटिक फंक्शन है, तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन ये कह सकते हैं और अपन लिख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है हमारे पास में यहाँ पे कोशी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, गारंटी है 100%। तो नोट क्या कहता है वो उसी के अंदर मैं लिखवाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। और कोशी रीमान इक्वेशन क्या थी, डी यू अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू होगा किसके, डी वी अपॉन में डी वाई के, कोमा यहाँ पे डी यू अपॉन में डी वाई इज इक्वल टू होगा माइनस के डी वी अपॉन में डी एक्स के। तो ये क्या थी, अपनी कोशी रीमान इक्वेशन थी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको नोट है वो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो नोट में मैंने बताया आपको, यदि हमारे पास में कोई फंक्शन एफ जेड विश्लेषक है, एनालिटिक है, तो हमारे पास में आंख बंद करके आप कह सकते हो कि वो कैसा, वो रीमान कोशी रीमान इक्वेशन है अपनी, उसको सेटिस्फाई करेगा, उसको फॉलो करेगा ही। ठीक है, और आप मुझे बता सकते हो कि विश्लेषक फलन की डेफिनेशन क्या है, बताओ मुझे एक बार। मैं आपसे पूछता हूँ कि विश्लेषक जो एनालिटिक फंक्शन है उसकी डेफिनेशन क्या है। तो कई बच्चे कन्फ्यूज हो गए,
तो कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको 2-3 बार पहले ही बता दी है और आपको लिखवा भी दी है और नोट्स भी आपको मिल चुके हैं। तो मैंने लिखवाया था आपको कि किसी डोमेन डी में, किसी भी डोमेन डी की बात करें, कोई प्रांत है हमारे पास में डी, इस प्रांत डी के अंतर्गत प्रत्येक पॉइंट पर फलन एफ जेड यदि अवकलनीय है, कैसा है, डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है, तो हमारा जो फंक्शन एफ जेड है वो कैसा कहलाएगा, विश्लेषिक कहलाएगा, एनालिटिक कहलाएगा। ये तो बात आपको कंप्लीट पता होनी चाहिए, ठीक है। गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको 100%। अगर आपने पूरी क्लास ले रखी है लेक्चर नंबर 8 तक और लेक्चर नंबर 9 आप पूरी क्लास देखने के बाद ले रहे हो और आपने अच्छा रिवीजन भी कर रखा है, तो आपको 100% एक एक चीज़ समझ में आएगी और एक एक चीज़ को आप पकड़ सकोगे और आराम से आप एक एक चीज़ को समझते हुए चलोगे, ठीक है। तो मैंने कहा आपको ये नोट मैंने समझा दिया। ये नोट मैंने इसलिए समझाया है क्योंकि अगली जो थ्योरम अपन करने वाले हैं इसी क्वेश्चन के अंतर्गत, उसमें क्या ये काम आने वाली है, ठीक है। अब लिखते हैं यहाँ पे थ्योरम को, स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, थ्योरम को नोट कर देता हूँ, ठीक है। और पहले बोल दिया मैंने, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम साथ चलेंगे, एकदम लेके चलेंगे, बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम साथ लेके चलेंगे। नोट्स भी आपको हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है, मिल जाएंगे और आपको मिल भी गए होंगे, आपने देख भी लिया होगा और मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी नोट्स के अंदर। अब सभी प्यारे बच्चे सभी ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। अब थोड़ा सा क्या है कि अपना ध्यान है वो थोड़ा सा कंसंट्रेट करो और फोकस करो यहाँ पे, ठीक है। 5 मिनट के लिए सब कुछ त्याग दो, अब सभी का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। थ्योरम क्या कह रही है, देखो ध्यान सुनना। यदि फलन एक एक पॉइंट को पकड़ने की कोशिश करना, क्योंकि जो बेसिक मैंने करवाया है उससे बाहर नहीं है, ये उससे बाहर नहीं है। यदि फलन एफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस में आयोटा वाई एक्स वाई प्रांत डी में विश्लेषिक फलन है, यानी कि आपको पहले बता दिया कि जो फंक्शन है वो कैसा है, विश्लेषिक है, एनालिटिक है, ठीक है। तब यू एक्स वाई एम वी एक्स वाई प्रांत डी में प्रंसवादी फलन भी होते हैं। अब मैंने आपको, अब ये क्वेश्चन है ना, अब मेरे हिसाब से जिसने क्लास 8 तक ले रखी है ना, पूरा समझ में आ चुका है, उसको पूरा समझ में आ चुका है। पहली बात तो उसको समझ में आ गया कि अपना जो फंक्शन है वो कैसा है, एनालिटिक है, विश्लेषिक है। तो उसको ये समझ में आ गया होगा कि भैया अगर विश्लेषिक है तो इस प्रांत डी के अंतर्गत एवरी पॉइंट पर एक कैसा होगा, अवकलनीय होगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे सेकंड जो इसका बोल रही है कि यदि हमारे पास विश्लेषिक फलन है तो हमारे पास में ये कैसा होगा, प्रंसवादी फलन भी होगा। प्रंसवादी का मतलब मैंने आपको समझाया था कि प्रंसवादी फलन कब होगा, प्रंसवादी फलन तभी होगा जब आपका जो फलन एफ जेड है, ठीक है, उसकी जब अपन डेरिवेटिव प्रॉपर्टी निकालेंगे और ये किसको फॉलो करेगा हमारे पास में, आप बताओ। मैंने आपको बताया था कि एक अपनी इक्वेशन थी जिसमें आपको पता होगा कि जहाँ पे अपन ने एक फॉर्मूला निकाला था, उस फॉर्मूले को हमने इसमें सेटिस्फाई करवाया था। सेटिस्फाई करवाने के बाद में जब वहाँ पे देखा कि वो जब वैल्यू 0 वहाँ पे आती है तो ही अपना जो फलन है वो प्रंसवादी फलन होता है। तो उसको आप बताएंगे इक्वेशन को, वो इक्वेशन कौन सी थी जिससे अपन उसको निकाल देते? तो फटाफट बताओ, सोचो मत, इसमें सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है, बताओ। जिसमें अपन क्या करते थे भाई, जैसे अपन यू की बात कर रहे हैं अपन और वी की बात करें, तो जैसे यू की बात करेंगे तो क्या निकालेंगे भैया, याद करो, डी स्क्वायर यू अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर यू अपॉन में डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 अपन करते थे। ये बताइए किस में करते थे अपन, मैंने आपको समझाया था, अगर आपको समझ में आया हो तो फटाफट बताएंगे। तो सभी के दिमाग में लाप्लास जो इक्वेशन है वो माइंड में आनी चाहिए, यानी कि जब भी प्रंसवादी का नाम आ जाए, भाई इंग्लिश मीडियम की बात करेंगे, ठीक है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। भाई प्रंसवादी जो फलन है, प्रंसवादी फलन का जब भी नाम आए तो आपके दिमाग में लाप्लास जो इक्वेशन है जो मैंने आपको बताई अभी, तो वो आपके दिमाग में ज़रूर आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपना हिंदी मीडियम वाला काम हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं इंग्लिश मीडियम में। इफ फंक्शन एफ जेड यू एक्स वाई प्लस में आयोटा वी एक्स वाई इज एन एनालिटिक फंक्शन इन डोमेन डी, देन यू एक्स वाई एंड वी एक्स वाई आर हार्मोनिक फंक्शन इन डोमेन डी। यानी कि आपको क्या प्रूफ करना है, आपको सिंपल गिवन क्या है, आपको गिवन है कि जो हमारा फंक्शन है वो कैसा है, एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है। कहाँ पे है, डोमेन डी के अंतर्गत।
और फिर इसके बाद में आपको प्रूफ ये करना है कि जो अपना UXY और VXY है वो कैसा है, हार्मोनिक फंक्शन है, किसमें, डोमेन D के अंदर। अब आप सभी को प्रॉपर्टी पता होगी कि हार्मोनिक फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है। हार्मोनिक फंक्शन की प्रॉपर्टी ये होती है कि जो हमारी लाप्लास इक्वेशन होती है उस लाप्लास इक्वेशन को यदि सेटिस्फाई कर जाएगा हमारा फंक्शन तो वो क्या हो जाएगी, फिर हमारी हार्मोनिक फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो दोनों की प्रॉपर्टी मेरे हिसाब से आपको ढंग से याद होंगी। और अब क्या करते हैं अपन, सबसे पहले तो प्रेंसवादी फलन है, इसको बनाने के लिए या प्रेंसवादी फलन को प्रूफ करने के लिए अपन क्या करेंगे, जो अपन को विश्लेषिक फलन एनालिटिक फंक्शन को अपन को दे रखा है, एनालिटिक फंक्शन की प्रॉपर्टी का अपन यूज करेंगे और यूज करके अपन प्रेंसवादी फलन को प्रूफ करेंगे। पहली बार आप थ्योरम पढ़ रहे हो भाई, आप बताओ, पहली बार ही तो पढ़ रहे हो आप इस थ्योरम को आपने पहली बार पढ़ा है, तो पहली बार में ही आपके माइंड पर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जहाँ तक आप सोच सकते हो, जैसे भी आप सोचोगे, ठीक है, वैसे आपको इस थ्योरम को समझना है पहली बार में। उसके बाद में आपको दिमाग लगाना है कि क्या इसमें करेंगे अपन, आगे कैसे करेंगे। तो पहली बार में आप दिमाग लगाओगे तो जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपके माइंड में ये ऑटोमेटिक ये थ्योरम आ जाएगी अपने आप। ठीक है, अब आप सोचते हो कि अपनी कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स के अलावा अपन और भी बुक पढ़ेंगे मैथ में, तो उनमें फिर अपन इतने सारे जो क्वेश्चंस हैं, थ्योरम्स हैं, उनको कैसे याद रखेंगे। अगर आप ऐसा सोचोगे कि पर्टिकुलर अगर पूरी बुक को अगर आप याद कर लो तो ऐसा संभव नहीं है। आपको केवल एक क्वेश्चन पे फोकस करना है। जैसे आप एक क्वेश्चन पे फोकस करोगे आपको ऑटोमेटिक आपको आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हर एक क्वेश्चन पे फोकस किया करो, इसलिए कंफ्यूज होने की आवश्यकता आपको बिल्कुल ना पड़े। तो मेरे हिसाब से मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन बिल्कुल ढंग से समझ में आ गया है। अब चलते हैं इसके आंसर पर, और आंसर में ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को समझते ही आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। चले अब चलते हैं, सीधा आंसर करते हैं इसका। तो सभी बच्चे प्रूफ पे ध्यान देंगे। अब प्रूफ कैसे करेंगे, ध्यान सुनना। प्रूफ करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया पहले है कि आपने नोट्स में अगर देखा है तो आपने हर एक थ्योरम के नीचे नोट किया है कि आपको एक लैंग्वेज लिखाई हुई है। जैसा थ्योरम में लिखा होता है वैसे ही, जैसे मान लें कि अपन को थ्योरम में पूछा क्या हुआ है कि आपको विश्लेषिक फलन एनालिटिक फंक्शन दे रखा है और आपको हार्मोनिक फलन निकालना है, यानी कि आपको प्रेंसवादी फलन निकालना है। ठीक है, तो आपको लैंग्वेज में कैसे लिखना है, लैंग्वेज में लिखना है कि माना फलन fz UXY आपको लेट करके चलना है। कभी भी आप थ्योरम में देखोगे उसका प्रूफ करते हो स्टेटमेंट को, तो भैया आपको वहाँ पे लेट करना पड़ेगा। ये लैंग्वेज है और ये थ्योरी पेपर है। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मैं छोटी छोटी चीज़ों पर आपको फोकस ज़्यादा करवाऊँगा, बड़ी बड़ी चीज़ों की बजाय। तो मैंने क्या कहा कि ये क्या है कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो इसलिए आपको इन पर ध्यान रखना पड़ेगा। थ्योरेटिकल पेपर हैं, थ्योरेटिकल पेपर्स में अगर आपने तरीका जो थ्योरेटिकल है अपना, अगर उसको आपने मिस कर दिया, थ्योरी के जो पार्ट है उसको मिस कर दिया, तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, आपको एक एक के पॉइंट पर फोकस करते हुए चलना है। ठीक है, तो आपको प्रॉपर तरीका नोट्स में मिल ही जाएगा। ठीक है, मैं केवल आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने क्या कहा कि यहाँ पे आपको पहले लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी लेट करके। माना ये फलन fz UXY प्लस में आयोटा VY है, वो प्रांत D में विश्लेषक है और हमें सिद्ध करना है, लिखना है आपको वहाँ पे कि तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें प्रूफ करना है कि फलन UXY और VXY प्रांत D में कैसे हैं, हार्मोनिक हैं, प्रेंसवादी फलन हैं। आगे बात समझ में। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो मुझे आप बताइए, सभी बच्चे बताएंगे, तो यहाँ पे अपन बीच में लाइन खींच लेते हैं तो अच्छा रहेगा शायद। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे आप बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे कि अपना जो फलन fz है, फलन fz है वो क्या है। फलन fz हमारे पास में है UX, प्लस में आयोटा VX, क्या आप सभी को बढ़िया दिख रहा है, एकदम शानदार। अब ये अपना फलन है। अब आप मुझे बताएंगे कि ये हमें क्या दे रखा है। भैया हम कह सकते हैं कि ये हमें एक विश्लेषिक फलन दे रखा है, एक विश्लेषिक फलन है, यानी कि आप लिख भी सकते हो कि ये कैसा है, एक एनालिटिक फंक्शन है। तो आप आराम समझ सकते हो, हिंदी मीडियम लिखो चाहे इंग्लिश में, आप इतना तो आराम समझ सकते हो कि ये अपना क्या है, एनालिटिक फंक्शन है। ठीक है, अब मैं एक बात बताता हूँ आपको, मैंने क्या है कि दोनों टर्म्स का यूज कर रहा हूँ। तो आपको देखो, हिंदी मीडियम वालों को तो एनालिटिक जो है वो याद हो गया होगा, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको विश्लेषक भी याद हो गया होगा। ठीक है, तो आराम से मैं जब वर्ड का यूज़ करता हूँ तो आराम से आप समझ सकते हो, और इतना तो आप अंग्रेज हो नहीं कि आपको समझ में आया नहीं। ठीक है,
तो आराम से आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब यहाँ पे एफ जेड हमें क्या दे रखा है, फंक्शन तो दे रखा है, वो दे रखा है एक विश्लेषिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन दे रखा है। अब मुझे बताएंगे, मैंने आपको जस्ट क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक नोट लिखवाया था और उस नोट में मैंने आपको लिखवाया था यदि हमारा फलन एफ जेड अगर विश्लेषिक है तो हमारे पास में अगर एनालिटिक है तो अपन क्या लिख सकते हैं, अपन यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं कि वो सी आर इक्वेशन है उसका क्या करेगा, फॉलो करेगा। अब सी आर इक्वेशन क्या थी, आपको याद होनी चाहिए कि डी यू अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू डी वी अपॉन में डी वाई, कोमा यहाँ पे लिख सकते हैं डी यू अपॉन में डी वाई इज इक्वल टू माइनस का डी वी अपॉन में डी एक्स। ये क्या है, ये हमारी सी आर इक्वेशन है। तो मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा आपसे कि हमारे पास में यदि फंक्शन हमें एक विश्लेषक दे रखा हो, एक एनालिटिक फंक्शन दे रखा होगा, तो अपन आराम से नोट के माध्यम से लिख सकते हैं कि अपन सी आर इक्वेशन है उसको फॉलो करेगा। सी आर इक्वेशन क्या है, कॉची रीमान इक्वेशन का पालन करेगा 100%। गारंटी इस बात की, क्या इस बात की गारंटी है, बिल्कुल। तो समीकरण नंबर 1 आप इसको नाम दे दो, समीकरण नंबर आपको 2 नाम इसको दे दो। अब आप दिमाग लगाओ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप दिमाग लगाइए। दिमाग लगाने के बाद मुझे बताइए कि अब हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना क्या है। भाई साफ सी बात है, हमें जो क्वेश्चन में प्रूफ करना है ना, वो ये करना है कि यू एक्स वाई और वी एक्स वाई दोनों को प्रेंसवादी यानी कि हार्मोनिक फंक्शन अपन को प्रूफ करना है। तो साफ सी बात है, हार्मोनिक फंक्शन यूज करने के लिए अपन को लाप्लास जो इक्वेशन है उसको बनाना पड़ेगा, लाप्लास इक्वेशन को बनाना पड़ेगा। लाप्लास इक्वेशन क्या कहती है, लाप्लास इक्वेशन के अंदर डबल डेरिवेटिव आता है, यानी कि अगर अपन सिंपल u की बात करते हैं तो डी स्क्वायर यू अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर यू अपॉन डी वाई स्क्वायर बराबर में 0 है कि नहीं है, यानी कि डबल डेरिवेटिव अपन को करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आप देखो, समीकरण नंबर 1 को देखो, समीकरण नंबर 2 को देखो। अब आप क्या कर सकते हो कि आपको यहाँ पे लाप्लास इक्वेशन बने। आप सभी को पता है कि सिंगल डेरिवेटिव तो यहाँ पे हो रहा है, भाई सिंगल पार्शियल डेरिवेटिव तो समीकरण 1 और 2 में हो ही रहा है। अब क्या करना है आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे एक बार डेरिवेटिव और करना है जिससे कि हमें डबल डेरिवेटिव फाइंड हो जाए। इतना सा दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या आप में थोड़ा सा दिमाग आया कि मैंने क्या कहा कि यहाँ पे आपको समीकरण नंबर 1 और 2 में आप देखो ध्यान से, आपको सिंपल डेरिवेटिव दिया हुआ है। अब सिंपल डेरिवेटिव तो दिया हुआ है, लेकिन अपन को चाहिए लाप्लास इक्वेशन में डबल डेरिवेटिव। अपन क्या कर देते हैं, एक बार और डेरिवेटिव का कर देते हैं। तो आप देखो कि मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो समीकरण 1 है हमारा, उसका क्या कर देते हैं अपन x के सापेक्ष में, यानी कि x के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं अपन उसका डेरिवेटिव कर देते हैं। x के सापेक्ष में क्या कर देते हैं, आंशिक अवकलन कर देते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव, आंशिक अवकलन। अब इतना तो इंग्लिश में लिखने की मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे समीकरण 1 का क्या किया अपन ने, पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब समीकरण नंबर 1 कह रहा है, ध्यान से देखो इसको, क्या हो जाएगा, देखो भैया d2u, ठीक है, यानी कि अब डी स्क्वायर यू अपॉन में क्या हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर, सही है बिल्कुल, कोई दिक्कत। इज इक्वल टू में हमारे पास में क्या है, यहाँ पे हो जाएगा d2v अपॉन में ये क्या हो जाएगा यहाँ पे dx और dy, इतना सही है। ये अपना हो जाएगा समीकरण नंबर 3 कंप्लीट। कोई दिक्कत है क्या, कोई यहाँ पे मेरे साथ कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, और इस क्वेश्चन में आपको 1% की भी दिक्कत नहीं होगी, गारंटी अपनी है, ठीक है। अब भाई इसी प्रकार अपन क्या करते हैं, समीकरण नंबर जो 2 है उसको भी कर देते हैं। समीकरण 2 का मैंने क्या करा, y के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन कर दिया, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दिया मैंने, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया, आंशिक अवकलन। तो इंग्लिश मीडियम वाले को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये समीकरण 2 का y के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया, पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया y के रेस्पेक्ट में। समीकरण नंबर 2 अपना ये रहा। यहाँ पे आप देखो, अब क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, d2u अपॉन में डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास में d2v अपॉन में dx dy। समीकरण हमारे पास में 4 आ चुका है। अब आप समीकरण नंबर 3 को देखो, 4 को देखो, और यहाँ पे माइनस तो आएगा ही। तो समीकरण नंबर 3 को और 4 को देखो आप, तो मैंने क्या करा कि समीकरण 3 प्लस में 4 करने पर, तो ध्यान से देखना क्या करा मैंने, भाई इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे अपन तो कोई मुसीबत थोड़ी आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या किया अपन ने, मैंने
3 और 4 को जोड़ा तो डी स्क्वायर यू अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर वी, यहाँ पे वी देखो, यहाँ पे वी है ना, नहीं यू ही है, यहाँ पे यू ही है, डी स्क्वायर यू अपॉन में डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में, अब ये हमारे पास में है डी स्क्वायर वी डी एक्स डी वाई, डी स्क्वायर वी डी एक्स डी वाई, यहाँ पे माइनस का है यहाँ पे प्लस का है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे यानी कि जीरो हमारे पास में आ जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि हमने जो फंक्शन हमारे पास में यू एक्स वाई था, मैं सिंपल किसकी बात कर रहा हूँ, मैं सिंपल अभी यू एक्स कोमा वाई की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप मुझे बताइए मैंने इसको डी स्क्वायर यू अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर यू अपन डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मैंने जीरो कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने इसको लाप्लास इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया, बराबर जीरो कर दिया, यानी कि अब हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन यू एक्स वाई है वो कैसा है, हार्मोनिक फंक्शन है, यानी कि हमने इसका 50% काम कर दिया है। यानी कि अब आराम से आप लिख सकते हो यहाँ पे कि जो हमारे पास में फंक्शन यू एक्स वाई है, जो फंक्शन यू एक्स वाई है वो प्रांत डी में, डोमेन डी में क्या है, प्रंसवादी है, प्रंसवादी यानी कि डोमेन डी में कैसा है, हार्मोनिक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार डिट्टो प्रोसेस चलेगी, एकदम बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस चलेगी इसके बगल में, और उसी से अपन क्या करेंगे यहाँ पे जो अपना वी एक्स वाई है, जहाँ पे अपन यू एक्स वाई निकाला था, अभी अपन क्या निकालेंगे, वी एक्स वाई निकालेंगे, ठीक है। और अपन ध्यान देखेंगे कैसे निकालेंगे उसको। अब समीकरण नंबर 1 है, आप देखो समीकरण नंबर 1 को, अब यहाँ पे आप देखो फिर वही हमारे पास में हमने क्या करा, समीकरण नंबर जो 1 है, समीकरण 1 का जो 1 है उसका y के रेस्पेक्ट में हमने क्या करा, डेरिवेटिव करा। अब y के रेस्पेक्ट में करोगे, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर आपने क्या करा, समीकरण 1 का y के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करा। अब आंशिक अवकलन किया तो क्या है, देखो ध्यान से, आंशिक अवकलन करेंगे तो यहाँ पे आएगा, आप देखो डी स्क्वायर यू अपॉन में डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू डी स्क्वायर वी अपॉन में क्या आएगा, डी वाई स्क्वायर, ये अपनी आ जाएगी समीकरण नंबर 5, ठीक है। इसी प्रकार मैंने क्या करा कि समीकरण जो 2 है, समीकरण 2 का मैंने क्या करा, x के रेस्पेक्ट में, x के सापेक्ष मैंने क्या करा, आंशिक अवकलन कर दिया, पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया। अब यहाँ पे देखो आप ध्यान से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डी स्क्वायर यू अपॉन में डी एक्स डी वाई, और u और v में कन्फ्यूज मत होना, जहाँ पे v बनाते हैं तो थोड़ा सा अपन इसको घुमा देते हैं और u को अपन सिंपल रखते हैं, क्योंकि एक बार आप एग्ज़ाम में लिखोगे तो अपने हिसाब से, लेकिन एग्जामिनर समझेगा बोले u है या v है, तो u और v को थोड़ा स्पष्ट बनाइए। अब यहाँ पे आगे चलते हैं अपन, तो माइनस ऐसे कैसे, और डी स्क्वायर वी हमारे पास में आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स स्क्वायर। समीकरण नंबर 5 और 6 से कैसे कर सकते हो आप, लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा, समीकरण नंबर 5 और 6 है, लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए डी स्क्वायर वी अपॉन में डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वी अपॉन में डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है, तो अपन क्या करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। दिमाग लगा के मैंने क्या करा कि 5 में से मैंने क्या कर दिया कि समीकरण 6 को माइनस कर दिया। ये समीकरण 5 है, ये 6 है, मैंने 5 में से 6 को माइनस कर दिया, तो क्या हुआ देखो ध्यान से भाई, यहाँ पे हुआ डी स्क्वायर वी अपॉन में डी वाई स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस है तो मैंने माइनस कर दिया तो ये प्लस का हो गया, डी स्क्वायर वी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे जो ये देखो डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स डी वाई है और डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स डी वाई है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब 0 आ गया तो अपना काम बन गया भाई, 0 हमारे पास में आ चुका है और अपना काम बन चुका है। आप इसको इक्वेशन कैपिटल ए दे सकते हो, इसको आप इक्वेशन कैपिटल बी दे सकते हो, और यहाँ पे आप कह सकते हो कि इक्वेशन समीकरण यानी कि कैपिटल ए और कैपिटल बी से हम कह सकते हैं कि यू एक्स वाई कोमा वी एक्स वाई जो हमारे पास में फलन है वो कैसे हैं, हमारे पास में हार्मोनिक हैं। कैसे हैं, हार्मोनिक हैं। और यहाँ पे अपन आराम से खुद आप देखो हार्मोनिक का मतलब क्या था, हार्मोनिक का मतलब यही था कि हमें लाप्लास जो इक्वेशन थी वो हमें इसमें सेटिस्फाई करवानी थी। अब लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, आपने देख लिया कि दोनों फलन के अंतर्गत यानी कि यू एक्स वाई
और वी एक्स वाई दोनों में हमने हार्मोनिक फंक्शन को अप्लाई कर दिया। ठीक है, हार्मोनिक फंक्शन की जो प्रॉपर्टी थी, ठीक है, उसमें लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करवानी थी तो हमने करवा दी। तो अब आराम से कह सकते हैं कि समीकरण ए और बी से फंक्शन यू एक्स वाई और वी एक्स वाई कैसे हैं, हार्मोनिक फंक्शन है। ठीक है, हार्मोनिक फंक्शन है। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन है आपके तगड़े तरीके से समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि इसमें देखो हमने कैसे क्वेश्चन को लेके चला। आपने कभी नोट किया हो तो मैं क्वेश्चन को लेके चलता हूँ बिल्कुल जीरो लेवल से, क्योंकि देखो मैंने क्या करा, पहले आपको वो बताया तरीका। सबसे पहले तो मैंने आपको नोट लिखवाया, क्योंकि मेरे को पता नोट है वो इसमें काम आएगा, तो नोट को मैंने लिखवा दिया। उसके बाद में जब अपन ने क्वेश्चन को स्टार्ट किया तो मैंने 3-4 बार तो क्वेश्चन को इस प्रकार आपको बताया कि छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, कई बार जैसे मान लीजिए किसी बच्चे की समझ में आ गई, फिर उसके बाद में किसी दूसरे बच्चे को समझ में नहीं आई। ठीक है, तो ऐसे क्या है, मैं 3-4 बार बोलता हूँ तो सभी जो बच्चे हैं उनको पूरी बातें हैं वो ढंग से समझ में आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या करा, उसके बाद में सिंपल हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंतर्गत देखा कि 2 चीज़ें बन रही हैं इसमें। पहली चीज़ तो बोल रही है कि भाई ये फंक्शन है हमारे पास में, वो क्या है हमारे पास में, एनालिटिक है, एनालिटिक है यानी कि विश्लेषक है। तो हमने भैया देखा कि एनालिटिक विश्लेषक है, उसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है, अभी पिछली थ्योरम में हमने पढ़ा है। पिछली थ्योरम में हमने आराम से देखा कि वहाँ पे अगर कोई फलन एनालिटिक है तो यहाँ पे अपन सी आर जो इक्वेशन है अपन उसका यूज कर सकते हैं। तो यानी कि सी आर कोशी रीमान इक्वेशन का हमने यूज करा। उसके बाद में सिंपल भाई हमने क्या देखा, अब सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अपन से, दिमाग लगाया भाई जो हमें आवश्यकता है। भाई अगर आप यहाँ पे घर से मतलब यहाँ पे सामान लेने के लिए, राशन लेने के लिए चाय चीनी जो लेने गए आप, तो चाय चीनी ही तो आप लेके आओगे, उसके अलावा थोड़ी कुछ लेके आओगे आप। ठीक है, तो जिसकी ज़रूरत है तो उसको देखा हमने, ज़रूरत है हमें हार्मोनिक फंक्शन की, हमें किसकी आवश्यकता है, हार्मोनिक की आवश्यकता है। हार्मोनिक के लिए हमें किसकी आवश्यकता है, हार्मोनिक के लिए हम लाप्लास इक्वेशन की आवश्यकता है। तो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करानी पड़ेगी तभी जाके हार्मोनिक होगा। तो इसलिए हमने क्या करा, इसमें दिमाग लगाया, यहाँ पे डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव करने के बाद हमने इनको आपस में ऐड करा तो ये बन गया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया तो ये बन गया, तो अपना काम खत्म हो गया। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। टाइम लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास टाइम है। और मैंने कहा कि प्रत्येक क्वेश्चन का एक दिन टाइम आता है, भाई प्रत्येक क्वेश्चन का टाइम आता है, और आज इसी क्वेश्चन का टाइम है और एक क्वेश्चन और आएगा उसका टाइम है, तो उसको अपन प्रॉपर टाइम देंगे। भाई ये तो है नहीं कि ये क्वेश्चन अपने एग्जाम में 4 नंबर का नहीं आ सकता, तो इसलिए प्रॉपर एक एक क्वेश्चन का टाइम आएगा, आपको उसको देना ही पड़ेगा टाइम और उसको सीखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप जिस क्वेश्चन को टाइम आपने नहीं दिया वो नाराज़ हो जाएगा और आपके एग्ज़ाम में अगर वो आ गया तो फिर आपके नंबर खा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर बिल्कुल समझना है और क्लास को शानदार तरीके से लेना है। तो मेरे हिसाब से आधे घंटे में हमने एक क्वेश्चन को करा है, और मेरे हिसाब से अगर कहीं पे भी अगर कोई और भी टीचर करवाते हैं तो वो क्या करवाते हैं कि आपको इस क्वेश्चन को लिखवाते भी हैं फिर उसको करवाते भी हैं, तो यानी कि पूरा टाइम लगता है उनको। लेकिन अपन केवल पूरा जो टाइम दे रहे हैं वो केवल समझाने में दे रहे हैं, क्योंकि आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ, डिट्टो सेम टू सेम नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ, यानी कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस आप तो केवल समझने पे फोकस करो, बाकी का काम अपन कर देंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अब इतना समझ में आ गया आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि एक और क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि केमिस्ट्री क्लास है आज आपकी नहीं लगेगी, तो इसलिए मैंने क्या कहा कि भाई मैथ की क्लास को थोड़ा सा लंबा कर देंगे अपन। ठीक है, और फिजिक्स की क्लास भी आपकी लगेगी। ठीक है, तो मैं आपको उसी टाइम पे लगेगी या फिर मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दूंगा, अगर 10-5 मिनट थोड़ा आगे पीछे होता है तो वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, तो आप चलें आगे। अब यहाँ पे भी अपन एक छोटा सा नोट लिखने वाले हैं, यहाँ पे भी अपन एक छोटा सा नोट लिखने वाले हैं, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। ठीक है, तो नोट लिखेंगे उसको समझना एक बार। तो अब यहाँ पे एक छोटा सा नोट लिखेंगे और नोट को भी ध्यान से समझेंगे। देखो थोड़ा सा अपन स्पीड पकड़ते हैं, क्योंकि फिर अपना वो क्वेश्चन है वो इस क्लास में पूरा नहीं हो पाएगा जो अपन करवाना चाहते हैं अगला। तो मैंने क्या कह रहा हूँ भाई, यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि यदि हमारे पास में एफ जेड हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, क्या है हमारे पास में कोई फंक्शन एफ जेड, यू एक्स वाई प्लस में हमारे पास में क्या है आयोटा वी एक्स कोमा वाई हमारे पास में है। ठीक है, अब यहाँ पे आप कह सकते हो, देखो ध्यान देखना, विश्लेषक एनालिटिक के लिए आप देखो कि यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी अभी तक। इससे पहले वाली थ्योरम करी है, उसमें हमने करा था कि डी यू अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू डी वी अपॉन में डी वाई है। ठीक है, कोमा हमारे पास में डी यू अपॉन में डी वाई है इज इक्वल टू माइनस का डी वी अपॉन में डी एक्स है।
तो ये क्या है, हमारी कोशी प्रॉपर्टी है, यानी कोशी रीमान की प्रॉपर्टी है। और इसके अलावा सेकंड अपन ने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है, सेकंड प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी कि u कोमा v, जो u और v है वो दोनों क्या है, प्रंसवादी हैं। तो आपने देखा होगा, आपने नोट करा है, अब ये अपन ने जो क्वेश्चन पढ़े हैं, पिछले वाले क्वेश्चन पढ़े हैं, उनमें हमने देखा कि ये दोनों प्रॉपर्टी की बात करते हैं अपन। अगर आपसे कोई फंक्शन है, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो मैं नोट लिखवाया हूँ यही नोट पूरे आगे वाले क्वेश्चंस में काम आने वाला है, ठीक है। विश्लेषिक फलन, इस बार मैं लिख देता हूँ इंग्लिश में भी। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा आपसे कि यदि हमें किसी भी क्वेश्चन के अंतर्गत विश्लेषिक फलन हमें प्रूफ करना होगा, एनालिटिक फंक्शन हमें प्रूफ करना होगा, तो भैया हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास में दो प्रॉपर्टीज आ गई। भाई पहले आपको थोड़ा सा याद हो ना, तो लेक्चर नंबर हमने तीसरे, चौथे, पाँचवें में, छठे में हमने क्या करा कि हमने 3-4 क्वेश्चन करे थे सिंपली, ठीक है। फंक्शन एफ जेड बराबर मॉडुलस का जेड, जेड की पावर में एन, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन करे थे, आपको याद होगा। तो वहाँ पे हमने उनको अवकलनीय बताने के लिए, उनको डिफरेंशियल बताने के लिए, उनको अवकलनीय बताने के लिए हमने क्या करा था, सिंपल वहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी का यूज लिया, यानी कि हमारे पास में जो अवकलनीयता की प्रॉपर्टी है, ठीक है, डोमेन वाली प्रॉपर्टी, सिंपल पॉइंट वाली, ठीक है, उसका हमने यूज करा। आगे बात समझ में। लेकिन अब यहाँ पे आगे जो क्वेश्चन आएंगे, मान लीजिए उनका स्टैंडर्ड है थोड़ा बढ़ा जाएगा, भाई बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, वहाँ पे तो सिंपल वाले टर्म्स है। जैसे मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, एफ जेड इज इक्वल टू जेड की पावर एन था, ठीक है, आपको यहाँ पे मॉडुलस जेड था, और भी हमारे पास में 1-2 क्वेश्चन और थे, ठीक है, 4 क्वेश्चन करवाए थे मैंने आपको। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन थे, ठीक है, अब ये क्वेश्चन थे, लेकिन इनको तो आपने सिंपली वहाँ पे जो डेफिनेशन थी सिंपली वहाँ पे उससे सोल्व कर दिया था, अपनी अवकलनीयता की डेफिनेशन, डिफरेंशियलिटी की, ठीक है, उससे अपन ने सोल्व कर दिया इसको। लेकिन अब यहाँ पे मैं अगर बात करता हूँ, मेरी बात सुनना, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, अगर आगे जो क्वेश्चन आएंगे अपनी एक्सरसाइज के अंदर, इसी यूनिट के अंतर्गत, अगर वो क्वेश्चन है वैसे मान ली थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो गया, जैसे फंक्शन एफ जेड हमारे पास में है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में जैसे W-1 मल्टीप्लाई में एक्स, और यहाँ पे हमारे पास में आयोटा W-2 अपॉन में W-1, या कुछ भी मान लीजिए, तो ये मैंने कैसे ही बताया आपको नॉर्मली एग्जाम्पल के लिए, यानी कि ऐसा एक कॉम्प्लिकेटेड सवाल बन जाए मान लीजिए, तो इस कॉम्प्लिकेटेड सवाल को फिर हम कैसे सोल्व करेंगे, इस कॉम्प्लिकेटेड सवाल को हम कैसे सोल्व करेंगे, यानी कि फिर वो सवाल है अपना वहाँ से सोल्व नहीं हो पाएगा। मैं एक छोटा सा आपको आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि मैं यहाँ पे कोई आपको भारी काम है समझाने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं आपको सिंपली एक छोटा सा आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बिठाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये तरीका जो अपना फेल हो जाए, जो पिछले हमने पढ़ा था, तो वहाँ पे अपन क्या करेंगे। तो साफ सी बात है, आगे के जो क्वेश्चंस हैं, अगर उसमें आपसे अगर किसी फंक्शन एफ जेड को विश्लेषिक या एनालिटिक, अब एक बात आप मुझे बताएंगे सभी बच्चे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर मैंने आपको शानदार तरीके से पढ़ाया है, तो आपको याद होना चाहिए, यदि विश्लेषक फलन यानी कि एनालिटिक फंक्शन का मतलब क्या है। भाई एनालिटिक फंक्शन का मतलब यही है कि हमें उस क्वेश्चन को डिफरेंशिएबल यानी कि उसको अवकलनीय तो प्रूव करना है। भाई अभी तक हम क्या करते आ रहे हैं, किसी फंक्शन को यदि हमें विश्लेषक प्रूव करना होता है तो हम उसको अवकलनीय तो प्रूव कर रहे हैं। तो साफ सी बात है, इनडायरेक्ट रूप से आप कह सकते हो बिल्कुल कि सर हमें विश्लेषक फलन प्रूव करना हो या एनालिटिक, ठीक है, हमें करना है उसमें कुछ नहीं है, हमें उसको अवकलनीय ही प्रूव करना है। क्या करना है, उसको हमें अवकलनीय ही प्रूव करना है, डिफरेंशियल ही उसको प्रूव करना है। तो यहाँ पे डिफरेंशियल प्रूव करने के लिए आगे 2 तरीके हमारे पास में काम लेने वाले हैं। एक काम लेने वाले हैं अपन CR इक्वेशन का, कोशी रीमान इक्वेशन का, और दूसरा है प्रंसवादी का। तो इन दोनों का यूज करेंगे अपन आगे किसी भी फंक्शन एफ जेड को विश्लेषक एनालिटिक बताने के लिए। तो दोनों को मेरे हिसाब से आप अच्छे तरीके से परिचित हो चुके हो कि CR इक्वेशन में क्या करते हैं, ठीक है, और हमारे पास में प्रंसवादी में है उसका अपन क्या करते हैं। तो मेरे हिसाब से पूरा ढंग से आपको क्लियर हो गया है यहाँ तक, ठीक है। अब क्या करता हूँ, आप सभी के सामने जो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको अपन नोट करते हैं और फिर उसको ध्यान से समझते हुए पूरा क्वेश्चन ध्यान से सोल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पे लिखता हूँ और उसको ध्यान से देखना, काफ़ी अच्छा सवाल है, एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, सारे बच्चे ध्यान देखेंगे कि मैंने क्वेश्चन है यहाँ पे नोट कर दिया है, क्वेश्चन नोट कर दिया है। अब क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे ध्यान से, हिंदी मीडियम वाले देखेंगे। प्रदर्शित कीजिए कि फलन एफ जेड
इज इक्वल टू अंडर रूट मॉडुलस का एक्स वाई। मूल बिंदु पर कोशी रीमान समीकरण संतुष्ट करता है। मूल बिंदु का मतलब 0,0 पर तो क्या करता है, जो कोशी रीमान इक्वेशन है, जो ये आपको ऊपर लिख रखी है, देखो यहाँ पे कोशी रीमान इक्वेशन को संतुष्ट करता है, परंतु इस बिंदु पर विश्लेषिक फलन नहीं है। लेकिन क्या कहा इसने कि जो अपन को 0,0 दे रखा है, इस बिंदु पर कैसा है, वो विश्लेषिक फलन नहीं है, यानी कि वो क्या है, एनालिटिक फंक्शन नहीं है। एनालिटिक फंक्शन का मतलब क्या हुआ, एनालिटिक फंक्शन का मतलब यही हुआ कि इस बिंदु पर वो कैसा नहीं है, अवकलनीय नहीं है। क्या ये सारे बच्चे इस महत्वपूर्ण पॉइंट को, इस गोपनीय पॉइंट को, इस सीक्रेट पॉइंट को समझ गए हैं या नहीं समझे, बताओ भाई। अगर अपन को किसी भी फंक्शन को एनालिटिक विश्लेषिक प्रूफ करना होता है तो साफ सी बात है, हमें उसे अवकलनीय प्रूफ करना होता है, डिफरेंशियल प्रूफ करना होता है। डिफरेंशियल प्रूफ करना पड़ेगा। अब डिफरेंशियल प्रूफ करने के लिए आप सभी को पता है कि इसको आप, अगर वो डिफरेंशियल प्रूफ नहीं होगा तो साफ सी बात हो विश्लेषक भी नहीं होगा। तो आपको अगर इस क्वेश्चन में ध्यान से समझ में आया होगा तो यहाँ पे क्या किया अपन ने, यहाँ पे एक ही काम किया है कि यहाँ पे अपन को मूल बिंदु पर तो क्या करना है, इसको कोशी रीमान इक्वेशन को संतुष्ट करवा देना है। यानी कि आपको 0,0 पर इन सभी को आपस में क्या करना, बराबर करवाना है। अगर ये आपस में बराबर आ गए, डी अपन में डी एक्स, ठीक है, डी अपन में डी वाई, या डी अपन में डी वाई बराबर माइन, या ये सब आपस में बराबर आ गए ना, तो ये समझ लीजिए कि हमारे पास में कोशी रीमान इक्वेशन को तो संतुष्ट कर देगा। लेकिन क्या करना है, उसी 0,0 पर आपको चेक करना है कि वो विश्लेषक फलन है या नहीं है। तो साफ से बोलो नहीं है, ये बोल रहा है खुद ही कि आप प्रूव करना है कि नहीं है वो, तो नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि 0,0 पर उसकी लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं होगा और उसका जो अवकलन है, डेरिवेटिव है, वो नहीं होगा, साफ सी बात है। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। तो इंग्लिश मीडियम वाले देख ले एक बार, शो दैट द फंक्शन एफ जेड अंडर रूट मॉडुलस एक्स वाई सेटिस्फाई द कोशी रीमान इक्वेशन एट ओरिजिन बट इज नॉट एनालिटिक एट ओरिजिन। सही बात, समझ में आई बात, कि वो वहाँ पे ओरिजिन पे क्या है, हमारे पास में एनालिटिक नहीं है, लेकिन कोशी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपको क्वेश्चन है वो पूरी तरीके से 100% तरीके से समझ में आ गया है। अब चलते हैं इसके आंसर पर। ठीक है भाई, आंसर पे चलते हैं अपन, और आंसर को बिल्कुल ध्यान से समझना और सीखना। छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको सीखना है आपको, और क्वेश्चन को तो समझना है और छोटी छोटी चीज़ों को सीखना है। चले अब यहाँ पे आंसर करते हैं इसका, नीचे से ही इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं अपन। ठीक है, अब यहाँ से इसका प्रूफ कर लेते हैं, प्रूफ। ठीक है भाई, चले अब यहाँ पे थोड़ा समझोगे पहले, अब समझेंगे तभी तो सीखेंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे गिवन फंक्शन, दिया गया फलन है हमें, दिया गया फलन गिवन फंक्शन। क्या दिया हुआ है हमें, हमें दिया हुआ है कि यहाँ पे एफ जेड इज इक्वल टू दिया हुआ है अंडर रूट मॉडुलस एक्स वाई। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे आप बताएंगे कि फंक्शन एफ जेड है वो कॉम्प्लेक्स है भाई, सम्मिश्र फलन है। तो आपको पता है कि सम्मिश्र फलन के अंतर्गत तो जो वैल्यू आती है, अगर मैं बात करता हूँ, देखो यहाँ पे ध्यान समझना कि हमारे पास कोई फलन एफ जेड है तो भैया वो तो हमारे पास में यू एक्स वाई और प्लस में आयोटा वी एक्स वाई के फॉर्म में होता है। कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, साफ सी बात है, उसके अंदर आयोटा होगा, सही है कि नहीं है भाई। इसके अंदर क्या होगा, आयोटा होगा, इमेजनरी पार्ट होगा, यानी कि काल्पनिक पार्ट मौजूद होगा। लेकिन आपने इस फंक्शन के अंदर देखा, हमें जो फंक्शन दिया हुआ है अभी क्वेश्चन के अंतर्गत, एफ जेड इज इक्वल टू अंडर रूट मॉडुलस एक्स वाई, इस फंक्शन में देखा झांका तो हमें नज़र आया कि सर यहाँ पे आप बात करते हैं कि यू एक्स वाई, भाई यू एक्स वाई क्या है हमारे पास में, यू एक्स वाई होता है अपना रियल पार्ट। आप यहाँ पे समझो ध्यान से, ये तो क्या होता है, रियल पार्ट, और ये हमारे पास में जो आयोटा वी एक्स वाई क्या होता है, वो होता है हमारे पास में इमेजनरी पार्ट, यानी कि काल्पनिक, और ये वास्तविक। तो हमने देखा कि जो फलन दिया हुआ है एफ जेड, उसमें आपने देखा कि इसमें रियल पार्ट तो मौजूद होगा। कैसे, आप समझो ध्यान से भाई, अंडर रूट में हमारे पास में एक्स वाई है, अगर अंदर नेगेटिव दिखता में, अगर अंदर है, अगर नेगेटिव दिखता, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अंदर मॉडुलस नहीं होता, तो फिर हमारे पास में
आयोटा का मान कुछ न कुछ होता है, यानी कि अगर अपन बात करते हैं आयोटा कब आता है भाई, अंडर रूट में अगर कोई माइनस आता है तभी तो आयोटा का निर्माण होता है। अगर यहाँ पे अंदर मॉडुलस आ रहा है, यानी कि कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है जिसमें अपन अंडर रूट में माइनस बना सके। अगर वैल्यू अंदर माइनस भी हो गई, जैसे मान लीजिए कि मैंने अंदर माइनस का 2 एक्स का मान और वाई का मान 1 रख दिया तो माइनस का 2 हो गया, लेकिन भाई मॉडुलस के कारण माइनस का 2 किसका हो गया, प्लस का हो गया, यानी कि अंडर रूट में जो वैल्यू है वो माइनस में रही नहीं। अगर अंडर रूट में जो वैल्यू है माइनस में रही नहीं तो साफ सी बात है कि यहाँ पे इस फंक्शन के अंतर्गत जो काल्पनिक वैल्यू है, इमेजिनरी वैल्यू है, वो वैल्यू है ही नहीं। अब इसका मतलब तो क्या हुआ, इसका मतलब तो एक ही बनता है कि जो वास्तविक पार्ट है वो तो हमारे पास में कितना हो गया, अंडर रूट का मॉडुलस एक्स वाई, और जो हमारे पास में काल्पनिक पार्ट है वी एक्स कोमा वाई है वो हमारे पास में 0 हो गया है। क्या इतना आपको कंप्लीट 100% समझ में आ गया या नहीं आया, मुझे आप केवल ये बताइए। इतना समझ में आपके आ गया है भाई, इतना आपके समझ में आया या नहीं, मुझे आप बताइए सभी। मेरे हिसाब से पूरा आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा, कहीं पे भी आपको मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप चलें आगे। अब इतना मैंने आपको बता दिया, इतना आपको समझ लिया है। अब क्या करना है, अब अपन को क्वेश्चन की पूंछ पकड़नी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है अपन से कि अपन को मूल बिंदु पर यानी कि ओरिजिन पर 0,0 पर अपन को कोशी रीमान जो समीकरण है उसको संतुष्ट करवाना है, यानी कि 0,0 पे लेके चलना है अपन को। चले तो 0,0 पर लेके चलते हैं, ध्यान से समझना एक बार बात को। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं अपन, यहाँ पे चलते हैं आगे और अब उसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। चलें, अब यहाँ पे अपन मूल बिंदु पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। कौन से फॉर्मूले, कौन से फॉर्मूले याद करो, मैंने आपको ये फॉर्मूले लिखवाए थे। अगर आपको याद होंगे ठीक है तो आपको याद होंगे, और नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, हम वापस बता देंगे आपको, बात बराबर है। लेकिन हम आपको सिखाएंगे ज़रूर, हम आपको सिखाएंगे ज़रूर। ठीक है, सिखा के आपको मानेंगे ज़रूर भैया, हमारा काम ही आपको सिखाना है। फॉर्मूला क्या कहता है भाई, फटाफट बोलेंगे कि डी यू अपॉन में डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ भाई। यहाँ पे फॉर्मूला होता है हमारे पास में लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। याद करो, धीरे धीरे याद आ रहा होगा आपको, x प्लस में डेल्टा एक्स कोमा वाई। सर बिल्कुल याद आ चुका है। अब हमें ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, यहाँ पे देखो पार्शियल डेरिवेटिव का फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था डी यू अपॉन में डी एक्स का। ठीक है, बनवा के लिखवाया था। और इसी के अलावा अगर अपन बात करते हैं डी यू अपॉन में डी वाई की, तो लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0 है हमारे पास में, वही यहाँ पे x कोमा वाई प्लस में डेल्टा वाई आ जाएगा, माइनस का यू एक्स कोमा वाई अपॉन में डेल्टा वाई। अब आप मुझे बताएंगे, इतने तो आप होशियार हो ही, इतने तो आप इंटेलिजेंट हो ही, ठीक है, आपको करना क्या है, आपको छोटा सा काम ये करना है कि अब आपको मूल बिंदु की बात करनी है, मूल बिंदु की बात करनी है, यानी कि आपको 0,0 की बात करनी है। तो साफ सी बात है, x और y इसमें जो भी दिखेगा, जहाँ पे भी आपको x और y दिखेगा वहाँ पे आपको 0 कर देना है। तो करो भाई फटाफट। जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे डी यू अपॉन में डी एक्स की, और यहाँ पे बात कहाँ करते हैं 0,0 की, यानी कि ओरिजिन पे बात करते हैं। तो हमारे पास में लिमिट और डेल्टा एक्स टेंस टू 0 आएगा, फटाफट करेंगे। अब यहाँ पे देखो u आ गया, अब देखो अंदर यहाँ पे 0, ठीक है, यहाँ पे 0, यानी कि सिंपल क्या बचेगा हमारे पास में अंदर डेल्टा एक्स कोमा 0, माइनस का ये पूरा 0 तो यानी कि u 0, अपॉन में हमारे पास में डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स का डेल्टा एक्स रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इसको थोड़ा सा हल करेंगे आगे। अब यहाँ पे आप बताओ भाई, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है। अब यहाँ पे आप देखो u डेल्टा एक्स कोमा 0 है हमारे पास में, और ये माइनस का हमारे पास में 0 है। अब यहाँ पे डेल्टा एक्स का मान है हमारे पास में वो 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो कि डेल्टा एक्स हमारे पास में है, और वो कहाँ पे अपन ओरिजिन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मूल बिंदु की बात कर रहे हैं। भाई अगर मूल बिंदु की बात कर रहे हैं तो साफ सी बात है, अब हमारे पास में यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, अब देखो 0 और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है, अपॉन कितना है डेल्टा एक्स है। अब यहाँ पे आप देखो जब वैल्यू है हमारे पास में वो 0 माइनस का 0, यानी कि आप कुल मिला के बात देखो तो यहाँ पे जो वैल्यू है हमारे पास में क्या बन रही है, पूरी 0 बन रही है। यहाँ पे हमारे पास में जो वैल्यू बन रही है वो किसके बराबर बन रही है, 0, यानी कि हमारे पास में लिमिट का जो मान आ चुका है, यानी कि डी यू अपॉन में डी एक्स का जो मान आ चुका है हमारे पास में 0 आ चुका है। यानी कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे
डी यू अपॉन डी एक्स का मान कितना हो गया, 0 आ गया। इसी प्रकार मैं बात करता हूँ, अगर सेम टू सेम डिट्टो, ध्यान देखना, बिल्कुल डिट्टो देखना, डी यू अपॉन में डी वाई की बात करता हूँ, किस पे, ओरिजिन पे 0,0 पे बात करता हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही लिमिट और u, और यहाँ पे फिर देखो वही x का मान तो 0 हो गया, लेकिन 0 कोमा हमारे पास में क्या आएगा, डेल्टा वाई, माइनस का u 0,0 है, अपॉन में हमारे पास में डेल्टा वाई, और डेल्टा वाई हमारे पास में टेंस टू 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0 है। अब यहाँ पे आप मुझे बताएंगे कि डेल्टा वाई है, u डेल्टा वाई है, उसका मान भी कितने के बराबर है, लगभग किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो 0 माइनस का 0 अपॉन में डेल्टा वाई इज इक्वल टू हमारे पास में कितना आ गई, पहले ही हमारे पास 0 बन गई, यानी कि लिमिट लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने क्या देखा भाई, इतना आपको समझ में आया नहीं आया, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ एक बार और वापस से, वो तो डिट्टो काम कर रहा है, जो यहाँ पे काम किया है अपन ने वही हमारे पास भी यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने देखा कि हमारे पास में क्या आ चुका है, अब हमारे पास में डी यू अपॉन में डी एक्स बराबर किसके आ चुका है, 0 के, और डी यू अपॉन में डी वाई, यानी कि डी यू एक्स अपॉन डी वाई और डी यू अपॉन में डी वाई का जो मान है हमारे पास में 0 आ चुका है, दोनों का बराबर मान 0 के आ गया। और तीसरा मैं बात करता हूँ, भी ध्यान से देखना, मैंने क्या कहा आपसे कि जो v वाला पार्ट है वो तो पहले ही 0 के बराबर है। क्यों 0 के बराबर क्यों है भाई, 0 के बराबर इसलिए है क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे इस फंक्शन के अंतर्गत आयोटा का कोई भी मान मौजूद नहीं है, यानी कि यहाँ पे अंडर रूट मॉडुलस एक्स वाई, इसके अंतर्गत हमारे पास में जो वैल्यू है वो अंडर उसमें आयोटा में आ ही नहीं सकती, यानी कि आप इमेजनरी पार्ट इसमें निकाल ही नहीं सकते हो। तो निकाल नहीं सकते हो तो साफ सी बात है कि यहाँ पे भी हमारे पास में डी वी अपॉन में डी एक्स बराबर 0 आएगा, और डी वी अपॉन में डी वाई निकालेंगे बराबर में 0 आएगा। तो आप अब ध्यान से देख सकते हो, यहाँ से देखो एक बार, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, जितनी वैल्यूज़ हैं आप देखो, खुद देखो, डी यू अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू डी यू अपॉन में डी वाई इज इक्वल टू डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू डी वी अपॉन में डी वाई इज इक्वल टू, सब किसके बराबर है, 0 के बराबर है, सब 0 के बराबर है, सब 0 के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो एक ही हुआ कि मूल बिंदु पर यानी कि ओरिजिन पर जो हमारा फलन एफ जेड है वो किसका है, सी आर इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है। तो यहाँ पे आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन मैं बोल देता हूँ कि ओरिजिन पर फंक्शन एफ जेड है वो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ये कहता है इसका मतलब। तो यानी कि 50% जो क्वेश्चन था हमारा, 50% क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास में जो मॉडुलस एफ जेड था, फलन एफ जेड था अंडर रूट मॉडुलस एक्स वाई, उसको आपको क्या करना है, उसको आपको कोशी-रीमान इक्वेशन को संतुष्ट करवाना है। तो कोशी-रीमान इक्वेशन को मैंने यहाँ पे संतुष्ट करवा दिया। कैसे करवाया, सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमें ओरिजिन पर चेक करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने जो पार्शियल डेरिवेटिव का फॉर्मूला था डी यू अपॉन में डी एक्स और डी यू अपॉन में डी वाई का, वो हमने निकाला। वहाँ पर देखा ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है भाई। कैसे आया था ये मैंने आपको पूरा ग्राफ के माध्यम से एक्स और वाई जेड बता के मैंने आपको ढंग से समझा दिया था, ठीक है। उसी के बाद में यहाँ पे हमने मूल बिंदु की बात करी, तो भाई देखो एक्स और वाई का पहले 0 हो गया। उसके बाद में बात करते हैं डेल्टा एक्स की और इसकी। तो डेल्टा एक्स का मान क्या हो गया हमारे पास में, डेल्टा एक्स का मान में हमारे पास में 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद 0 माइनस का 0, और यहाँ पे पूरा मतलब पूरा 0 बन गया, और यहाँ पे भी पूरा हमारे पास में 0 वैल्यू बन गई। तो इतना मेरे साथ समझ में आ चुका है, आपको इतना समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। और भी कोई डाउट हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है आपको। जहाँ पे भी आपको डाउट हो तो आप जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है तो वहाँ पे आप लिखो भाई, पेज की फ़ोटो भेजो भाई। आप क्या करो, मतलब भाई यहाँ पे कॉल करने की बजाय क्या करो भाई, कॉल करोगे आप मुझे, आप बोलोगे सर वो लाइन थी मेरे को उसमें दिक्कत आ रही थी, तो मैं वहाँ पे अंडरस्टैंड नहीं हो पाऊँगा भाई, मेरे को सारे क्वेश्चन रटे हुए थोड़ी हैं। तो आप क्या करना कि सिंपली बुक अपना फ़ोन लेना, और जहाँ पे आप क्वेश्चन में दिक्कत आए तो वहाँ पे ऐसे करके, सर ये मुझे समझ में नहीं आया, ऐसे करके मुझे बताइए, तो फिर मैं आपको वहीं पे पेज में लिख के दूंगा, हाँ भाई ये इसका आंसर अपना हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो, या फिर आप मुझे क्वेश्चन भेज दो व्हाट्सएप के द्वारा और आंसर मैं आपको
वॉइस के माध्यम से दे दूंगा, सही है कि नहीं है? तो ठीक है, तो ऐसा करके आप आराम से तगड़ी स्टडी कर सकते हो, तगड़ी। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा आपसे कि हमने 50% पार्ट है जो क्लियर कर दिया, यानी कि हमने कोशी-रीमान इक्वेशन को संतुष्ट करवा दिया। अब देख लो सभी आपस में बराबर हो गए भाई, वहाँ पे हमारे पास में du/dx बराबर dv/dy था, लेकिन यहाँ पे तो सारे बराबर हो गए, तो सारे बराबर हो गए तो फिर काम ही खत्म हो गया। अब बात करते हैं इसके 50% पार्ट की, यानी कि इसने अगला क्वेश्चन क्या पूछ लिया हमसे, इसने अगला क्वेश्चन ये कह दिया कि मूल बिंदु पर कोशी-रीमान इक्वेशन है उसको तो संतुष्ट करता है, लेकिन मूल बिंदु पर ये भैया विश्लेषक नहीं है, एनालिटिक नहीं है, यानी कि इसकी लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं है, 0,0 पर नहीं है। चेक करते हैं यार भाई, चेक करने से ही तो पता चलेगा। तो करते हैं फटाफट, 5 मिनट का काम और बचा है, यानी कि पूरे 1 घंटे क्लास अपनी हो जाएगी। अब भाई इतना समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे मतलब CR इक्वेशन जहाँ तक आपको समझ में आ गई, वहाँ तक तो मेरे हिसाब से कहीं पे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला जो पोर्शन आता है 50% वाला, उसमें यहाँ पे अपन बीच में एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि हमारे पास में FZ है, वो क्या है, अंडर रूट में मॉडुलस का XY है, ये है हमारे पास में, ठीक है, इतना है। अब यहाँ पे अपन क्या करना है, यहाँ पे अपन को चेक करना है कि ये एनालिटिक है या नहीं है। उसके लिए क्या करते हैं अपन, उसके लिए आप सभी को पता है कि अपन अवकलनीयता को चेक करते हैं, डिफरेंशियबिलिटी को चेक करते हैं। अब डिफरेंशियबिलिटी को चेक करने के लिए साफ सी बात है हमारे पास में, अब कहाँ पे बात कर रहे हैं अपन, थोड़ा सा ध्यान रखना भी है इस बात का, मूल बिंदु की बात कर रहे हैं। अब मूल बिंदु की बात कर रहे हैं तो हमें यानी कि जो पॉइंट है भाई, मैंने आपको इतना शानदार तरीके से समझाया था कि आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैंने आपको समझाया था अगर आपको क्वेश्चन के अंतर्गत आपको यदि पॉइंट नहीं दिया हुआ होता है तो अपन पूरे डोमेन की मतलब जो अपनी परिभाषा है, डेफिनेशन है, उसका यूज करते हैं। लेकिन हमें अगर पॉइंट दे रखा होता है तो हम उसका यूज करते हैं। तो आपको पॉइंट दे तो रखा है, यानी कि आपको अगर बात करें Z0 जो पॉइंट अपन मानते थे यहाँ पे काल्पनिक, तो यहाँ पे आपको Z0 का मान दे तो रखा है, मूल बिंदु पे बात कर रहे हैं तो 0 दे रखा है भाई। इतना आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। आप सोच लो, आप सोच लो मैंने आपको कितना हाई लेवल का पढ़ाया पहले, मतलब मैंने आपको पूरा डायग्राम समझा दिया था पहले ही, और आपके मतलब एक एक जो भी मैं आपको मतलब कोई लाइन बोलता हूँ तो उसको आपको विथ एक्सप्लेनेशन देता हूँ, मैं विथ आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में समझाता हूँ, जिससे कि आपको पूरा क्लियर हो जाए ढंग से एकदम। अब यहाँ पे Z0 है तो Z0 का मैंने आपको कहानी बताई दी कि यहाँ पे हमारे पास में क्या है, मूल बिंदु की बात कर रहे हैं, और Z0 का मतलब क्या है कि Z0 कोई फिक्स बिंदु की बात कर रहे हैं किसी डोमेन के अंतर्गत। अब डोमेन में बात कर गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें तो पॉइंट वाइज जो डेफिनेशन है उसका यूज करना पड़ेगा। तो साफ सी बात है, अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे भैया, अब 0 की बात कर रहे हैं पॉइंट 0 पर, तो f'0 इज इक्वल टू लिमिट z टेंस टू 0 है हमारे पास में, और लिमिट क्या करती है देखो, सॉरी डेफिनेशन fz माइनस का f(z0), z0 का मान क्या है हमारे पास में 0 है, तो यहाँ पे अपन सीधा f(0) पुट कर देंगे, अपॉन में हमारे पास में क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। इतना सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, अब सिंपल सा देखो यहाँ पे हमारे पास में f'0 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा है, आप इसको मोस्ट लगा सकते हो, वेरी वेरी ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे f'0 हमारे पास में है लिमिट, अब यहाँ पे देखो हमारे पास z टेंस टू 0 हो गया। अब देखो हमारे पास f0 है तो 0 का मान 0 हो गया, तो हमारे पास में fz अपॉन में क्या हो गया हमारे पास में z, ये हमारे पास में वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास में जो fz का मान है, साइड में लिख देते हैं, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। fz का जो मान है हमारे पास में वो कितना है, √x मॉडुलस में xy, और z का मान कॉम्प्लेक्स में क्या लेते हैं अपन, x प्लस में आयोटा y ले लें। चले आगे, f'0 इज इक्वल टू लिमिट z टेंस टू 0 है हमारे पास में, और यहाँ पे बात करते हैं अंडर रूट का x y मॉडुलस में, अपॉन बात करते हैं z का, तो x प्लस में आयोटा y। सही है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, और वही सीखने लायक है, वही यहाँ पे क्या लिखा है, सीखने लायक है। अब यहाँ पे देखो, आप मुझे बताएंगे, ये ग्राफ मैंने बनाया, यहाँ पे ये अपना ग्राफ बनाया, मुझे बताओ मैं कहाँ पे बात कर रहा हूँ, मैं भैया ओरिजन मूल बिंदु की बात कर रहा हूँ, 0,0 की बात कर रहा हूँ, यानी कि ये x एक्सिस हो गया अपना, ये अपना y एक्सिस हो गया, मैं मूल बिंदु की बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताएंगे मूल बिंदु पर आने के कितने तरीके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि इनफाइनाइट तरीके हैं। क्या हैं, इनफाइनाइट तरीके हैं। इनफाइनाइट तरीके हैं या नहीं है, मुझे आप बताइए। अब आपको ये कॉन्सेप्ट है मेरे हिसाब से इतना धांसू तरीके से, इतना तगड़ा तरीके से समझ में आ जाना चाहिए कि कोई टीचर आपसे पूछे ना तो इतना शानदार एक्सप्लेन करो उसको कि सर ऐसे होगा ये,
तो टीचर भी एक बार तो ऐसा हो जाए कि वास्तव में यार लेवल है लेवल, ठीक है। अब यहाँ पे ये अपन ने क्या करा, ये आपको बताया मैंने कि इस मूल बिंदु पर आने के इनफाइनाइट वे हैं, इनफाइनाइट तरीके हैं, रास्ते हैं। तो अब आप मुझे एक बात बताओगे कि अगर इस पॉइंट पर आने के इनफाइनाइट तरीके हैं, लेकिन मैं बात करता हूँ अगर मूल बिंदु पर किसी फंक्शन का एग्जिस्टेंस होगा, ठीक है, उसका मूल मतलब उसका एग्जिस्टेंस होगा उस बिंदु पे, तो आप मुझे बताओ मैं इस पॉइंट से आऊँ चाहे इससे आऊँ चाहे मैं किसी भी रास्ते से आऊँ, उसकी जो लिमिट का मान होगा वो सेम होगा या नहीं होगा, साफ सी बात है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, इसमें एक पाथ को सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इतने सारे पाथ हैं, मैंने उसमें से एक पाथ सेलेक्ट कर लिया जिसका नाम क्या दिया मैंने, जब यहाँ पे मैं y = mx, यहाँ पे मैंने पाथ को सिलेक्ट कर लिया, y = मैंने mx को पाथ को सेलेक्ट कर लिया। अब mx को सेलेक्ट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, मैं तो किसी भी पाथ को सेलेक्ट करूँ, किसी भी रास्ते से आऊँ, किसी भी रास्ते से अगर आऊँगा तो यहाँ पे वैल्यू है ना हमारे पास में क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, सही कि नहीं भाई, मूल बिंदु की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास में अगर वैल्यू हमारे पास बराबर आ गई f' की, तो अगर वैल्यू बराबर आ जाएगी तो साफ सी बात है हमारे पास में तो क्या हो जाएगा, उससे फलन की जो अपनी लिमिट है उसका एग्जिस्टेंस हो जाएगा। एग्जिस्टेंस हो जाएगा तो फिर हमारे पास में क्या हो जाएगा, वो डेरिवेटिव हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा, और अवकलन ही हो जाएगा तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा, विश्लेषिक हो जाएगा। अपने माइंड का एक्सपेंड करो, अपने माइंड को एक्सपेंड करो, प्रसार करो अपने माइंड का, ठीक है। मैंने क्या कहा, एक पाथ का मैंने सेलेक्ट कर लिया, पाथ का सेलेक्ट कर लिया, साफ सी बात है y = mx आपको पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे f' 0 है = लिमिट z टेंड्स टू 0 है, अंडर रूट में बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास में x y है मॉडुलस में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x × mx, अपॉन में क्या करते हैं वही x प्लस में आयोटा y है तो mx आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं भाई, देखो यहाँ से x अपन बाहर निकालते हैं, तो अंडर रूट से बाहर आएगा तो कितना आएगा, सिंपल x आएगा। अंडर रूट में क्या बच गया हमारे पास में, अंडर रूट बच गया मॉडुलस का m, और यहाँ पे अपॉन में क्या आ गया वही x, और 1 प्लस में आयोटा m, x से x कैंसिल, f' 0 के बराबर हमारे पास में क्या आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा और समझने की बात है, यहाँ पे मैं z टेंड्स टू 0 लिख रहा हूँ, लेकिन आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पे अंदर की साइड में, यहाँ पे मैंने गलती कर दी, यहाँ पे z टेंड्स टू 0 लिख रहे हैं अपन, अगर किसी बच्चे ने नोट किया हो तो बहुत बढ़िया बात है। अब यहाँ पे मैंने देखो पूरा फंक्शन है वो मैंने x और y के रूप में चेंज कर दिया, तो साफ सी बात है कि यहाँ पे जो लिमिट है ना वो z टेंड्स टू 0 ना होकर यहाँ पे x टेंड्स टू 0 आएगी और y टेंड्स टू 0 आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे y का तो फंक्शन हट ही गया, तो यहाँ पे सिंपल x टेंड्स टू 0 ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे x अपन लिखेंगे, इसका बात का ध्यान रखना, इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना, आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। अब फिर यहाँ पे क्या बचा, अंडर रूट में ऊपर मॉडुलस का m, अपॉन में बच गया हमारे पास में 1 प्लस में आयोटा m। अब आप मुझे बताओगे यहाँ पे, अब आप मुझे बताओ सभी बच्चे कि यहाँ पे f' 0 जो हमने निकाला है, यहाँ पे खुद देखो कि हमारे पास में अंडर रूट मॉडुलस का m और 1 प्लस का आयोटा m, यानी कि इसकी जो लिमिट है वो इस m के ऊपर डिपेंड कर रही है, यानी कि m के ऊपर हमारे पास में इसकी लिमिट है वो डिपेंडेंट है, यानी कि m का मान 1 2 3 4 में रखूँगा तो इसकी लिमिट का तो मान चेंज हो जाएगा भैया, यानी कि फिक्स नहीं है, फाइनाइट नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है इसका। तो साफ सी बात है कि मूल बिंदु पर 0,0 पर, मूल बिंदु पर ओरिजिन पर फलन f(z) का अस्तित्व नहीं है, ठीक है, यानी कि ये अवकलनीय नहीं है, और अगर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है तो आप सभी को पता है वो विश्लेषिक भी नहीं होगा, विश्लेषिक का मतलब एनालिटिक भी नहीं होगा, एनालिटिक भी नहीं होगा। तो अब बताओ क्वेश्चन आपको पूरा ढंग से समझ में आया या नहीं आया। कंप्लीट क्वेश्चन मैंने समझाने की कोशिश करी है तगड़ी तरीके से, जितना हो सकता है उतना शानदार तरीका मैंने अपनाया है, और एक एक छोटी छोटी चीज़ें, जिस बच्चे का लेवल बहुत हाई है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसका लेवल बिल्कुल जीरो है, एकदम जीरो, उसको भी ये मान लीजिए एक एक चीज़ समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ को समझाया है। एक भी चीज़ ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ से यहाँ लिख दिया तो ये क्यों लिख दिया, पूरा समझाया है एक्सप्लेन करके साथ में। तो पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तगड़े तरीके से। उम्मीद करता हूँ अब आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपन और भी शानदार जोश के साथ में। केमिस्ट्री क्लास आपकी नहीं होगी, फिजिक्स की क्लास आपकी होगी 10 बजे की समथिंग होगी। अगर थोड़ा इधर उधर होता है 10 11 12 बजे तक तो मैं आपको टेलीग्राम पे तो नहीं करूँगा, व्हाट्सअप ग्रुप पे ही आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बस आपका काम यही है कि पढ़ते रहो और अपने दोस्तों को बताते रहो कि अपना चैनल ऐसा है, बस आप चैनल के बारे में बताते रहो बस, ठीक है। जैसे ही अपने चैनल की ग्रोथ बढ़ती रहेगी हमें पढ़ाने में उतना ही मज़ा आता रहेगा। धन्यवाद।